यह फैसला गैर संवैधानिक फैसला है, संविधान के विरुद्ध यह फैसला है। अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने दे, ये वाली बात हो गई। लोगों के हिस्से को खाने का और उसको जनरल की कैटेगरी में तब्दील करने का एक रास्ता ये सरकार ने बनाया। जो काम पॉलिटिशियंस करते थे समाज को बांटने का, अपनी राजनीति करने का, वो काम सुप्रीम कोर्ट कर रही है। ये जो 1200 उपजातियां हैं, अब उनको आपस में ये भिड़ाने का काम किया। लोग जिनके पास ना तन पर रोटी है, ना तन पर लंगोटी है और ना ही पेट में रोटी है, आप उन्हें बांटोगे। चलिए साथियों, मीडिया के आए हुए मेरे सभी जुझारू सम्मानित और क्रांतिकारी साथियों, आपका स्वागत आज की प्रेस वार्ता में। आज मेरे साथ में हमारे सबके बहुत आदरणीय सम्माननीय आदरणीय डीसी कपिल साहब, जो ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो हमारा ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा है, आप उसके भी कन्वीनर हैं, मेरे साथ में हैं। और मेरे साथ में हमारे मेरठ से बहुत ही जुझारू साथी राजू गादरे साहब, वो भी हैं। साथियों, आज जो हमने आपको यहाँ इनवाइट किया है, दो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर हम लोग आपसे बात करेंगे, फिर आपके जो सवाल हैं उनके सवालों के जवाब देंगे। और दो विषय ये हैं कि 1 अगस्त 2024 को, यानी अब से 3 दिन पहले, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आया है रिजर्वेशन के ऊपर, SC/ST के रिजर्वेशन के ऊपर। एक तो इस विषय पर हम लोग बात करेंगे और एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और वो मुद्दा है 5 करोड़ वोटों की गड़बड़ी का। यानी 5 करोड़ वोटें 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है, उसमें ज़्यादा गिनती हुई। जितनी वोटें चुनाव में पड़ी थी उससे ज़्यादा वोटें निकली, लगभग 5 करोड़। एक ही मसला है। तो पहले मैं शुरू करता हूं, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, 565 पेज का जजमेंट है, 7 जजों की संविधान पीठ का जजमेंट है, जिसमें 6-1 के बहुमत से फैसला आया है। यानी 6 जजेस सुप्रीम कोर्ट के, वो उन्होंने जो फैसला दिया है, उनके फैसले के अगेंस्ट में एक जो सुप्रीम कोर्ट की जज हैं, उनका फैसला उनसे अलग है, जिसे डिसेंट वाला फैसला बोलते हैं। तो ये फैसला जो आया है, ये फैसला SC/ST का जो आरक्षण है, उस आरक्षण में वर्गीकरण किया गया, उपवर्गीकरण जिसे बोला गया है। मान लीजिए ऐसे माने कि जैसे जो जातियां शेड्यूल कास्ट में हैं, उन जातियों को उनकी संख्या के अनुपात में अब इस आरक्षण में बांटा जाएगा। किसी को आधा % मिलेगा, किसी को 0.1% मिलेगा, किसी को 0.25%, 2%, ऐसे जो मिलेगा, इस तरह से बांटा गया है। बांटने का ये आदेश है। और इसके पीछे जो कारण दिया गया है, वो कारण दिया गया है, बड़ा अजीब कारण है। वो कारण है कि इन समाजों में, यानी जो SC के समाज हैं, इनमें आपस में भी एक दूसरे में ऊंच नीच की भावना है, इसलिए ये सब अलग अलग हैं। और जो कहा गया है वो ये कि संविधान का अनुच्छेद 14, 15, 16 इस फैसले से प्रभावित नहीं होता। यानी समानता का जो अधिकार है वो इस फैसले से प्रभावित नहीं होता। अनुच्छेद 341, 345, उसकी भी बात इसमें की गई है। बड़ा डिटेल में फैसला है। फैसला, ये बहुत अजीब सी स्थिति है साथियों, कि ये जो फैसला है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, मैं पूरे विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूं
कि जमीन पर जो स्थिति है, जमीन की जो सच्चाई है, जो फैक्ट हैं, जो आंकड़े हैं, उनको जाने बिना, उनको कलेक्ट किए बिना यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और मैं कह सकता हूं कि यह फैसला गैर संवैधानिक फैसला है, संविधान के विरुद्ध यह फैसला है। संविधान के जो आदेश हैं, निर्देश हैं, जो उसकी व्यवस्थाएं हैं, उनको एक साइड में करके उसका नाम लेकर कि यह संवैधानिक है, यह कहकर यह फैसला दिया गया है, जो पूरी तरह से असंवैधानिक है। बड़ी बात यह है कि बंटवारा जो किया गया है, क्या संविधान निर्माताओं और संविधान सभा ने जो 2-2.5 साल तक जबरदस्त तरीके से हर एक अनुच्छेद, उसके उप अनुच्छेद पर जबरदस्त बहस हुई, उसके बाद इन सारी चीजों को मान्यता दी और शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में जिन जातियों को रखा, उनकी स्थिति बिल्कुल एक ही जैसी थी, तभी उनको एक कैटेगरी में रखा। ठीक इसी तरह से एसटी में जिन जातियों को रखा, उनकी स्थिति एक जैसी थी, तभी उनको एक कैटेगरी में रखा। और ठीक इसी तरह से ओबीसी की जो स्थिति थी, उनको एक कैटेगरी में रखा। सामाजिक आर्थिक स्थिति उनकी ऐसी ही थी। सामाजिक आर्थिक स्थिति ही आरक्षण का आधार भी रही, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति ही आरक्षण का आधार रही है। और शैक्षणिक स्थिति आज भी इस देश की कितनी बुरी है, इसे किसी की जरूरत नहीं है साथियों। इन सारी चीजों को देखे बिना सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है। एक और बड़ी मजेदार बात है, इसमें एक जज साहब है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन एक जज साहब है, उनका कहना यह है कि जिसको एक बार मिल गया उसे दोबारा नहीं मिलना चाहिए। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो वर्तमान चीफ जस्टिस हैं, इनके पिताजी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, तो इन्हें क्यों चीफ जस्टिस बनाया गया? फिर तो इन्हें भी नहीं बनाया चाहिए। अगर यही बात है, ये बात है, तो ये बात तो सब पर लागू होनी चाहिए। शेड्यूल कास्ट पर लागू क्यों होगी? ये एससी एसटी पर लागू क्यों होगी? ये तो सभी पे लागू होनी चाहिए। कि आपके पिताजी चीफ जस्टिस थे, उनको एक बार फायदा मिल गया, आपको क्यों मिलना चाहिए भाई? और क्या इस देश में मात्र तकरीबन 350-400 ही परवान है कि उन्हीं में से हाई कोर्ट जज बनेंगे, उन्हीं में से सुप्रीम कोर्ट जज बनेंगे? क्या ये अघोषित आरक्षण नहीं है कि अपने आप के लिए उन्होंने फिक्स कर रखा? क्योंकि हाई कोर्ट जजेस की रिकमेंडेशन कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के टॉप मोस्ट के 5 जजेस। तो आप अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने दे, ये वाली बात हो गई कि भैया अपने ही परिवार में से लोग आएंगे, चाहे जो भी हो, उन्हीं को लाया जाएगा। और ज्यादा सरकार कुछ करती है हल्ला मचता, तो एक आध कहीं को किसी से ले लो, उसको जो है दिखाने की कोशिश करो भी तुम्हें तो लिया जा रहा। ये स्थिति खतरनाक स्थिति है। जो काम पॉलिटिशियंस करते थे समाज को बांटने का, अपनी राजनीति करने का, वो काम सुप्रीम कोर्ट कर रही है। अफसोस की बात, क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार के हाथ का खिलौना बन गई है? मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं कि ऐसा है क्या? क्या अटॉर्नी जनरल साहब ने और सॉलिसिटर जनरल ने जो आर्गुमेंट किए, उसी लाइन पे ये जजमेंट है? तो क्या यह माना जाए कि जो सरकार चाहती है वही सब कुछ कर दिया? और सरकार अगर ये आर्गुमेंट कर रही है, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल जो हैं वो ये आर्गुमेंट कर रहे हैं कि नहीं इसमें सब डिवीजन होना चाहिए, तो साफ ही है कि सरकार भी यही चाहती है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी कि बांटो इनको। तो ये समाज को तोड़ने की, बांटने की स्थिति है। और अगर आप ये कहते हैं कि इनमें आपस में भी ऊंच नीच है, तो जो बंटवारा आपने कर दिया, इससे तो ऊंच नीच और बढ़ेगी। समानता का जो पैमाना है, सुप्रीम कोर्ट जो कहता है कि देश में सब लोग समान हैं, ये समान कहां से रही है? तो आपने असमानता पैदा कर दी है। इसलिए हम इस जजमेंट का पूरी तरह से विरोध करते हैं। हमारे साथी हम लोग मिलके इसका रिव्यू पिटीशन भी हम करने डालेंगे, लेकिन इसके साथ साथ इसकी लड़ाई सड़क पर होगी। और मैं आपके माध्यम से जो सरकार है, उस सरकार से कहना चाहूंगा कि सरकार इस बात का ध्यान दे कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदल दिया गया, इसी तरह से पार्लियामेंट में बिल लाके इस जजमेंट के को भी बदला जाए,
पर मैं जानता हूं क्योंकि जब सरकार का आर्गुमेंट यही है और उसी लाइन पे जजमेंट आ रहा है तो सरकार कहां से करेगी। इसलिए इस देश के लोगों की और जो लोग इससे प्रभावित हैं उनकी जिम्मेदारी है कि इस लड़ाई को पूरी ताकत से लड़ें। आज SC ST में बंटवारा हुआ है, कल यह बंटवारा OBC में होगा, उनको बांटा जाएगा। जो आरक्षण SC का 15%, ST का 7.5%, आज की तारीख में वो आरक्षण पूरा नहीं है। 70 साल में मुश्किल से 10 से 11% आरक्षण पूरा है। और अब जिस तरह से 4th क्लास कर्मचारियों में ठेके पर उनको भर्ती किया जा रहा है और साथ में जो 3rd क्लास के जो कर्मचारी हैं उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ले रहे हैं, और ऊपर से 1st क्लास के उसमें IAS ऑफिसरों में और अब PCS में भी होने जा रहा है। जिस तरह से लेटरल एंट्री यानी पिछले के दरवाजे से सरकार भर्ती कर रही है, 100 से ज्यादा लोगों को मोदी सरकार ने पिछले 5 साल में भर्ती भी किया है, उनमें डायरेक्टर से लेकर जॉइंट सेक्रेटरी तक, उस लेवल तक। सो जब ये हो जाएगा तो आरक्षण बचेगा कहां। और ये बात बिल्कुल सिद्ध होती है कि जब वो कहते हैं कि 90 IAS ऑफिसर चला रहे हैं और उनमें मुश्किल से 3 आदमी जो OBC के हैं, और अभी जो बजट का हलवा बटा और उस बजट को बनाने में जो 20 लोग थे उनमें एक जो है वो था OBC का और एक था मुस्लिम SC ST का, तो उसमें भी नहीं था। तो नीतियां बनाने में नहीं है कोई, नीतियां लागू करने में नहीं है कोई हमारा आदमी, हमें न्याय कहां से मिलेगा। और ऊपर से बंटवारा और डायरेक्शन दे दी है कि रजिस्ट्री को कि इसकी जो है कॉपी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स वगैरह को लगातार तुरंत भेजी जाए, और जो इससे संबंधित अगर मुकदमे भी पड़े हुए हैं इसी लाइन पर निर्धारित वो होंगे, उनका फैसला होगा। तो बहुत ही गलत फैसला है। आरक्षण आपने पूरा नहीं किया। आरक्षण के विषय में जब ये बात करना चाहते तो मैं ये कहता हूं कि इस देश में आरक्षण इस तरह से होना चाहिए कि जो 15% लोग हैं इस देश में लगभग 60% आरक्षण खा रहे हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा खा रहे हैं। प्रैक्टिकल में तो देखा जाए तो 75% आरक्षण वही खा रहे हैं। जो जनरल समाज के लोग हैं, जिनमें ब्राह्मण समाज के लोग हैं, क्षत्रिय समाज के लोग हैं, वैश्य समाज के लोग हैं, बस, और शायद जैन समाज के लोग हैं, शायद वो OBC में आते हैं या उसमें माइनॉरिटीज में आते हैं कुछ। तो ये जो लोग हैं यही खा रहे हैं। कैसे खा रहे हैं मैं बताता हूं आपको। आरक्षण कितना है? आरक्षण है 22.5% SC और ST को, 15% SC का, 7.5% ST का, 22%। OBC का आरक्षण 27%। आबादी उनकी कितनी मंडल कमीशन के हिसाब से? 52%। आरक्षण उनको 27%। 27 और 22.5 49%, 49.5%। बाकी कितना बचा? 50.5%, 50.5%। 50.5% सुप्रीम कोर्ट ने यह कह के, अफसोस यह है कि इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ही शामिल है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कह के उसको रिजर्व कर लिया कि भाई 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा। यानी 15% लोगों के लिए आपने 50.5% आरक्षण पक्का कर लिया बिना आरक्षण दिए ही। दूसरा, यही मोदी सरकार इसी दूसरे सत्र में लेके आई 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर। आर्थिक आधार पूरी तरह से गैर संवैधानिक, उस आधार पर लेके आई। सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। हाँ, ठीक किया तुमने भाई। किस लिए मोहर लगा दी तुमने? तुम ही तो कह रहे थे कि 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 10% ये दे दिया तुमने। तो टोटल आरक्षण कितना हो गया? 59.5%। मतलब जब तुम्हें अपनी बारी आई तो तुमने उसको भी वैलिड कर दिया, ठीक कर दिया। और जब शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब्स की, OBC की बारी आती है तब तुम कहते हो नहीं इससे ज्यादा नहीं हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो बैठे हुए लोग हैं, हालांकि हैं तो वो भी इंसान ही ना, इसी धरती के लोग हैं ना, उनकी भी कुछ जातियां हैं, उनके भी कुछ धर्म हैं, तो उसी आधार पर ये सब सारे के सारे काम किए जा रहे हैं। तो आपने उनके लिए कर लिया, लेकिन इनको बांट दिया। उनको क्यों नहीं बांटा? आपने क्यों नहीं बांटा कि इस देश में जो अधिकतर सीटों पर कब्जा कर रखा है वो किसने कर रखा है? ब्राह्मण समाज के लोगों ने। तो क्षत्रिय समाज से कहो ना कि भैया इन्होंने कर रखा, तुम बांटते क्यों नहीं इसको? वैश्य समाज से बोलो, उनको भी करना चाहिए था कि तुम्हें कम मिला भाई, तुम्हें भी अपनी आबादी के हिसाब से मिलना चाहिए, बांटना चाहिए। नहीं, उन्हें नहीं बांटोगे आप इन्हें बांटोगे। गरीबों को, भिखारियों को, जो भुक्कड़ लोग हैं, जिनके पास न तन पे रोटी है, न तन पे लंगोटी है और न ही पेट में रोटी है, आप उन्हें बांटोगे। ये जो काम किया है कोर्ट ने, ये गलत काम है। हम इसकी पुरजोर विरोध करते हैं। इसके लिए सड़क पर आंदोलन होगा। हम तमाम साथियों से, संगठनों से बात करके देशव्यापी आंदोलन इस विषय में करेंगे। सरकार से मांग करते हैं वो इसका जो विरोध करे। तो क्या सर कोई डेडलाइन आप लोगों ने रखी है आंदोलन को लेकर? किस तरह का आंदोलन होगा? अभी कोई डेडलाइन नहीं है।
आज हम पहली पीसी कर रहे हैं, हमने देखा जजमेंट, उसके बाद हम सब ये कर रहे हैं, देन उसके बाद में सब लोगों को बुला के बैठ के बात करेंगे, उसके बाद आंदोलन की बात करेंगे। सर, ये जो वर्गीकरण की बात की जा रही है और ये जो बात है, क्या आपको इस बात का डर है कि वर्गीकरण होने के बाद वो सही से बंटवारा नहीं होगा, इस बात की चिंता है, या फिर मतलब चिंता किस बात को लेकर है? नहीं, चिंता इस बात को लेकर है कि आप एक ही परिवार को बांट रहे हो। जो काम संविधान सभा ने, संविधान निर्माता ने, उन्होंने कहा कि इन सबको इकट्ठा रखना है, इन सबकी स्थिति एक जैसी है, सामाजिक स्तर पर भी, शैक्षणिक स्तर पर भी और आर्थिक स्तर पर भी, उन सबको उन्होंने इकट्ठा किया। सरकार के कहने पर या यूं कहो कि सरकार के हां में हां मिलाते हुए कोर्ट उसको बांट रही है। जहां तक आप कह रहे हो हमें डर किस बात का, हमें डर नहीं है। हम जानते हैं, हमारे पास आंकड़े हैं, जब 70 साल में 22.5% आरक्षण SC ST का पूरा नहीं किया, जब से मंडल कमीशन के माध्यम से OBC का आरक्षण है, वो 27% आरक्षण आज तक पूरा नहीं किया। इन दोनों को मिला के मुश्किल से 25% आरक्षण मिल पा रहा, मुश्किल से। तो इनका जो हिस्सा है लगभग 25% कौन खा रहा है? जनरल समाज के लोग। सरकार उसमें शामिल है, कोर्ट उसमें शामिल है। इसलिए हमें यकीन है कि यह सिर्फ समाज को बांटने की साजिश है कि यह जो इकट्ठी ताकत बन रही है, इस ताकत को कैसे तोड़ा जाए, और अफसोस की इस कोर्ट के माध्यम से हो रहा है। ST का जो आरक्षण है, कहा जाता है उसका जो बड़ा हिस्सा है वो मीणा समाज उसको ले जाता है। ऐसे बिहार में जो है वहां पे भी एक जाति जो है वो लेकर जाती है ST का, SC का। ऐसे यूपी में कहा जाता है जाटव सारा ले। तो अगर उसमें बंटवारा होगा तो जो बाकी जो जातियां हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि उनको नहीं मिलेगा फिर वो? नहीं, मैं ये बात कह रहा हूं कि इस बंटवारे की बात कर रहे हैं, या लोग भी इस बंटवारे की बात करते हैं जो आरक्षण के विरोध में है। मैं इस बात की कहता हूं भैया, ये सारा का सारा जो आरक्षण के अलावा बचा हुआ हिस्सा, उसमें जो है 70 से 80% ब्राह्मण क्यों ले जा रहा भाई? मैं तो इस बात की बात करता हूं, बताओ उसमें भी क्यों नहीं बांटते? बांटो ना उसमें। उसमें नहीं दिखाई दे रहा कि अत्याचार हो रहा है, उसमें नहीं दिखाई दे रहा। अभी एजुकेशन के विषय में आया, हायर एजुकेशन के विषय में, हायर एजुकेशन के विषय में जो आंकड़ा आया, जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उसके आंकड़े में तकरीबन 7% के लगभग SC ST OBC का इतना है, केवल 7%, और बाकी 93% वो जनरल का है, और उसमें भी मोर देन 80% केवल ब्राह्मण के पास। क्यों आप इसमें क्यों नहीं करते? इधर ही क्यों दिखाई देता है कि ये ले जा रहा, वो ले जा रहा, वो ले जा रहा है? इधर क्यों नहीं दिखाई देता? दोनों तरफ होना चाहिए ना। सर, विपक्ष जाति जनगणना की बात कर रहा है, लेकिन ये इस विषय पर क्या आवाज उठाएगा, आपको लग रहा है? नहीं, मैं ये मानता हूं कि मुझे नहीं पता है अभी किसी ने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है, पर अगर किसी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला हम इससे सहमत नहीं हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं। और अगर कोई ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है, तो हम उसका विरोध करते हैं, निश्चित रूप से। दूसरी बात यह है कि ये जो आप बात करें जातिगत जनगणना की बात, यही बात मैंने कही कि क्या आंकड़े जमीन पर जो आंकड़े हैं वो कलेक्ट किए? नहीं किए ना। सो जमीन के जो आंकड़े हैं, पहले उन आंकड़ों को कलेक्ट करना चाहिए था, उसके बाद ये फैसला आना चाहिए था। अब जातिगत जनगणना हुई नहीं, तुम्हारे पास जाति के आंकड़े हैं नहीं, तुम जातियों को बांट रहे हो। जातियों को खत्म करना था। जो लोहिया जी ने कहा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, जातियों को खत्म करना। आप जातियों को खत्म नहीं कर रहे, जातियों को बांट रहे हो आप कि भैया तू ले जा, तेरा 0.5% है तू इसे ले जा, तेरे पास 0.25% है तू इसे ले जा, तेरे पास 0.1% है तू इसे लेकर खुश रहे, तेरे पास 2% है तू इसे खुश रहे। ये बांट रहे हो आप, वर्गीकरण। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी डर तो है सर, किसका? अगर इस पे आवाज उठाएं। किसी बात पर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। हम किसी जज पर कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, हम किसी जज की कोई मानहानि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो फैसला है, इस देश के हर व्यक्ति को उस फैसले की आलोचना, समालोचना, प्रत्यालोचना, क्रिटिसिज्म करने की पूरी इजाजत है। और ये उसी संविधान ने इजाजत दी है जिस संविधान का सहारा लेके ये जजमेंट आया है। उसी संविधान ने हमें दी है, आर्टिकल 19, उसी के तहत करें। लेकिन सर, सुप्रीम कोर्ट के जज का तो सीधे तौर पर कहना है जो लोग सक्षम हो गए हैं उन्हें तो खुद छोड़ देना चाहिए। तो बिल्कुल मैं कहता हूं, मैंने तो कहा ना, जो लोग सक्षम हो गए हैं उन्हें छोड़ना चाहिए। पर वो क्यों पकड़े बैठे हैं? क्यों 50% से ज्यादा आरक्षण वो लिए बैठे हैं अभी भी? क्यों? अगर एक व्यक्ति जो है चीफ जस्टिस बन गए उसके पिताजी, तो दूसरे को क्यों बनना चाहिए? उसके बेटे को क्यों बनना चाहिए? और नहीं है लोग इस देश में, उनको बनना चाहिए ना। लेकिन उन्होंने
SC ST के लिए कही है ये तो बात। SC ST के लिए कहने वाले होते कौन हो आप SC ST की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं आप सबकी बात करो ना, आप केवल SC ST की बात कर रहे हो। तो इसका मतलब यह माना जाए कि क्या SC ST से शुरुआत करी और अब ये जो वर्गीकरण है, जो जाति बांटी जाएंगी, जिनको इकट्ठा किया गया था, जिनकी स्थिति परिस्थितियां एक थी, उनको सबको अब OBC में भी नंबर लगेगा इसी तरह से। अब फिर उसके बाद में जो मुस्लिम समाज को भी बांटा जाएगा, नहीं भाई तुम में से इतने ऐसे हो, ये हो, और तुम्हें भी बांटा जाए, ये काम करेगी। वर्गीकरण की मांग करने वाले तो वाल्मीकि समुदाय के ही लोग हैं। कोई भी हो, अगर वाल्मीकि समुदाय के जो लोग जिन्होंने ये मांग करी है वो इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि इस फैसले से कितना बड़ा उनका नुकसान होगा। अब मैं उदाहरण देके बताता हूं, आप जो कह रहे हैं उससे समझ में आ जाएगी आपको चीजें। अब तक वाल्मीकि समाज SC में शामिल है, आगे भी शामिल रहेगा लेकिन जिन्होंने मांग करी अब उनको बांट दिया जाएगा। तो उनकी आबादी कितनी है इस देश में? 2 से 2.5%। मैं वाल्मीकि समाज से कहूंगा कि मेरी बात को समझने की कोशिश करें। हो सकता है जिसकी समझ में नहीं आएगी मेरा विरोधी हो जाएगा, यह भी सही है, पर फिर भी मैं ये बात कहूंगा, सच कहना जरूरी है। 2 से 2.5%, लेकिन वो 2 से 2.5% जो लोग थे कितने % के लिए कंपटीशन देते थे? 22.5% के लिए। ये मानिए कि उनके 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे क्वालिफाइड कर रहे हैं, जगह कितनी है? 22.5। मानो 100 जगह है टोटल, उनमें 22.5 SC ST की हैं। उनके 20 बच्चे जो हैं उसमें जो है वो कर रहे हैं, क्वालिफाइड कर पा रहे हैं। पर अगर ये आरक्षण उन्हें दे दिया तो 2 से 2.5% ही तो उनकी आबादी नहीं, 2% सुनिश्चित, ये वैसे भी सुनिश्चित है। होना ये चाहिए था कि जो आरक्षण पूरा नहीं किया, जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं या किसी भी समाज के लोग हैं, उन्हें लड़ना इस बात के लिए चाहिए था कि 70 साल में हमारा आरक्षण पूरा क्यों नहीं किया गया, कौन खा रहा आरक्षण, हमारा आरक्षण हमें दो। जो आधे से ज्यादा आरक्षण खाया गया उनका, वो हमें दो, वो क्यों नहीं दिया जा रहा? वो करना चाहिए था। तो अगर वो 20 बच्चे क्वालिफाइड करते तो उसमें 22.5 में आते तो सारे के सारे क्वालिफाइड हो जाते हैं। अब क्या होगा कि 2 ही हैं, तो 20 बच्चे बेशक आपके क्वालिफाइड करने वाले हैं, लेकिन आपको 2 ही सीट मिलेंगी। आपके 18 बच्चे वहीं के वहीं रह जाएंगे। ये है स्थिति, इसको समझना जरूरी है। और दूसरी बात, जो लोग आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं उनमें सब जानते हैं किनको क्रिमिनल में लाया जाएगा, किनको हटाया जाएगा, सब कोई जानता है। सो जो लोग आज लड़ाई लड़ रहे हैं वो आप ऐसा समझिए कि वो समाज की आंखें बन गए हैं, दिमाग बन गए हैं, उसकी जुबान बन गए हैं। इस तरह के फैसलों से और क्रीमी लेयर से उस जुबान को काटा जा रहा है, उन आंखों को फोड़ा जा रहा है, और वो दिमाग है उसको बिल्कुल इससे अलग हटाया जा रहा है। और जब दिमाग, आंखें, कान, ये जुबान, ये सब एक साइड में कर दी जाएंगी तो फिर सब गूंगे बहरे रह जाएंगे। सर आपको नहीं, फिर उनको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। सर आपको नहीं लग रहा क्या जो वाल्मीकि समाज है, बाकी दूसरा समाज है, उनको उस तरह का रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाया, जो बाकी जो दूसरी जो कास्ट है उनको लग रहा है कि उनको ज्यादा मिल गया, उनको नहीं मिल पाया। अब तक अगर उनको 2% भी मिले तो कम से कम 2% तो सुनिश्चित हो, क्योंकि वो उनके साथ कंपीट नहीं कर पा रहे। मैं इस बात का जवाब मेरे से कहीं ज्यादा बढ़िया आदरणीय डीसी कपिल साहब देंगे। कपिल साहब दो ना बढ़िया तरीके से, क्योंकि ये जो है ये उन्हीं को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली में लगातार, ये देंगे जवाब। देखिए जो बात आप कह रहे हैं लोग अभी समझ नहीं रहे। पिछले कुछ वर्षों से हर कंपटीशन में एक कट ऑफ लाइन बनाई गई है, ठीक है? अगर आप उस कट ऑफ लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे तो किसी भी सूरत में आप जो है पात्रता साबित नहीं कर पाएंगे, ठीक है? और जो लोग आज ये कह रहे हैं कि हम पीछे रह गए, तो उसके जिम्मेदार पीछे रहने वाले हैं या जो आगे निकल गए वो जिम्मेदार हैं? भाई देश एक ही दिन आज़ाद हुआ, देश में एक ही दिन संविधान लागू हुआ और देश में एक ही दिन आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई। जिन लोगों ने बाबा साहब के आदेश को मानकर और अपने जातिवर पेशों को छोड़कर शिक्षा पर ध्यान दिया और एजुकेशन में आगे निकल गए, उनको वो लाभ मिला, उनको पात्रता की वजह से लाभ मिला। और जो लोग आज भी नहीं पढ़ पाए, जो लोग आज भी ये कहते हैं कि ये झाड़ू है, ये मेरा गर्व है, कलम को गर्व नहीं झाड़ू को गर्व कहते हैं, और आज भी वो उसी की पूजा करते हैं, अगर वो शिक्षा के क्षेत्र में खुद और अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ा पाए तो इसके लिए दोषी आगे बढ़ने वाले लोग हैं या वो स्वयं हैं, ये आज कैलकुलेशन होनी चाहिए। सर जब आप बात कह रहे हैं कि एक
लिमिट है कि भाई इससे कम अगर आप नंबर आएंगे तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, भले ही आप आरक्षण के हिसाब से आपकी सीटें 2 हो 4 हो 6 हो 10 हो, हाँ। वो सीट आपको नहीं मिलेगी, फिर वो सीट किसको मिलेगी? क्या वो एससी में दूसरी यस यस वही बताने वाला हूं। प्रोविजन ये है, अगर कंपिटेंट लोग नहीं मिलते, सुटेबल लोग नहीं मिलते, तो उन पदों को, उन सारी रिक्तियों को 6 महीने बाद डी रिजर्व करके जनरल से भर दिया जाता है। 50 सालों से इस देश के अंदर यही होता रहा। जब पूरे एससी वर्ग के अंदर सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिलते थे और उस क्रॉस लाइन को क्रॉस करने वाले नहीं मिलते थे, तो जितने भी वैकेंसियां निकलती थी उन सारी वैकेंसियों को डी रिजर्व करके उन वैकेंसियों को जनरल सामान्य श्रेणी से भर दिया जाता था। अभी भी वही होगा, क्योंकि उन वर्गों में जो अपने आप को महादलित कहते हैं सपोज, और वो एजुकेशन के हिसाब से उस स्तर पे नहीं है, तो जब वहां नहीं पहुंचेंगे वैकेंसी खाली रहेगी। वैकेंसी खाली रहेंगी तो उनको 6 महीने बाद जनरल से भर दिया जाएगा। यानी कि उन अनकम्पिटेंट लोगों के हिस्से को खाने का और उसको जनरल की कैटेगरी में तब्दील करने का एक रास्ता ये सरकार ने बनाया। अब सवाल ये है, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अगर कुछ लोग पीछे रह गए या कुछ लोग आगे निकल गए तो अपनी एजुकेशन की वजह से निकले हैं ना। सरकार को चाहिए कि शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे लेकर के आए, उनको ट्रेनिंग दे, उनको कोचिंग दे, उनको कॉम्पिटेंट बनाए और इस रेस में दौड़ने के लायक बनाए। जब वो रेस में दौड़ेंगे तो निश्चित रूप से अपनी पात्रता सिद्ध करेंगे, और जब सिद्ध करेंगे, ऐसा नहीं है कि क्या वाल्मीकि समाज में क्या जज नहीं है, क्या कलेक्टर नहीं है, क्या एसपी नहीं है, क्या डीआईजी नहीं है, क्या इंजीनियर नहीं है, क्या डॉक्टर नहीं है ना? कौन है? वही तो हैं जो पढ़ लिख करके आगे आए। और जब पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो जनसंख्या के आधार पर नौकरी थोड़ा मिलेगी। भाई मिलेगी तो जब ही ना, जब आप उस एजुकेशन को, उस क्वालिफिकेशन को आप कंप्लीट करेंगे और कंपटीशन में जब लिखित कोई परीक्षा होगी उसको आप कंपीट करेंगे। तो उस पात्रता तक आने के लिए, और ये सच्चाई है जैसे भी भानु प्रताप जी ने कहा कि 22.5% का कंपटीशन आपके लिए ओपन है। जब आप 22.5% के ओपन कंपटीशन को कंपीट नहीं कर पा रहे, तो जब 2% में बन जाओगे, जब कैसे कर लोगे? तब भी तो नहीं कर पाओगे। लाइन तो तब भी वही रहेगी उस कंपटीशन के लिए। लेकिन सरकार ने इस अनुसूचित जाति की लगभग पूरे देश के अंदर 1200 उपजातियां हैं जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। ये जो 1200 उपजातियां हैं, अब उनको आपस में ये भिड़ाने का काम किया है, और ये वोटों के ध्रुवीकरण की वजह से है। एक एग्जाम्पल की वजह से कि मान लिया 10 वैकेंसी निकलती हैं और एक वैकेंसी उसमें शेड्यूल कास्ट की है। पहले ऐसा ही तो होता रहा 75 सालों में। भाई शेड्यूल कास्ट की वैकेंसी भरी जानी है, 9 जनरल से भरी जानी है या ओबीसी से भरी जानी है। अब अगर वर्गीकरण हो जाएगा और वैकेंसी कहीं सिर्फ एक है तो कैसे भरेंगे इसको? अगर वर्गीकरण कर दिया तो सिंगल वैकेंसी को कैसे भरेंगे? 2-2 साल के लिए थोड़ा ही भरेंगे, तो वहां पर दिक्कतें आएंगी नहीं आएंगी? ये तमाम तरीके की दिक्कत रिजर्वेशन को फिलफिल करने में आएगी। और जब तक ये यहाँ पर कट ऑफ लाइन चलती रहेगी और सुटेबिलिटी की बात चलती रहेगी, जब तक जो है ये सारी सीटें डिजर्व होती रहेंगी। ये चीज़ें उन लोगों को समझनी चाहिए जो लोग आज खुशियाँ मना रहे हैं कि हमें अलग आरक्षण मिल गया। आरक्षण तो अलग मिल गया, लेकिन क्या वहाँ पर रिलीफ मिलेगी? कट ऑफ लाइन नहीं रहेगी। अगर वहाँ पर आपके मार्क्स नहीं आते तो क्या कट ऑफ लाइन के बिना भी आपको ले लिया जाएगा? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए उस कट ऑफ लाइन को तो क्रॉस आपको करना है, और जब 22.5% में रह करके आप उस कट ऑफ लाइन को क्रॉस नहीं कर पाए तो 2% पे आप कभी जिंदन कर ही नहीं सकते, किसी सूरत में नहीं कर सकते। ये है इसका। तो क्या आप किसमें ये मांगे कि वो जो आरक्षण है वो फिर एससी को दिया जाए, या फिर आपको लग रहा है वो जनरल में चला जाएगा? नहीं, जो जाएगा उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। पहले भी हम लड़ाई लड़ते थे, उसको हम जाने नहीं देते थे। हमने तो एसटी के अंदर होने वाली डी रिजर्व वैकेंसियों को भी एससी से भरवाया है। जहां पर एसटी के नहीं होते थे उनको एससी से भरवाया। लेकिन आज हालात जो बदले हुए, जिस तरीके से अलग अलग आदेश कोर्टों के आ रहे हैं, उसमें प्रशासनिक रूप से बड़ी दिक्कतें आएंगी। और देखिए, मेन बात यह है जो अभी भी डिस्कस हो रही थी कि ये आरक्षण की व्यवस्था का उपवर्गीकरण आखिर एससी के लिए ही क्यों है?
सबसे बड़ा सवाल यह है, सुप्रीम कोर्ट की नजर वहां पर क्यों नहीं गई जहां पर आज 70% से लेकर 80% लोग सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण बिरादरी के एक ही जगह पर बैठे कब्जा कर रहे हैं 75 साल से, वहां वर्गीकरण क्यों नहीं? यह अपने आप में एक सवाल है। भागीदारी तो वहां भी है, और दूसरी सबसे बड़ी भागीदारी देश के अंदर मुस्लिम समाज की जो 15% आबादी है, वो आबादी आपको क्यों नहीं दिखाई दे रही? वहां भी तो आप भागीदारी सुनिश्चित करें। आप वहां पर भागीदारी की बात क्यों नहीं करते? आप उनका भी तो आरक्षण दें। अगर भागीदारी ही आप सुनिश्चित करना चाहते हैं तो उनके भी वर्गीकरण की बात करें। जहां जो चीज आपको सूट नहीं करती वहां पर आप वर्गीकरण की बात नहीं कर रहे हैं, और जहां पर चीजें सूट कर रही हैं आपको, आपके वोटों की ध्रुवीकरण की राजनीति से और राजनीति बढ़ाने के मकसद से, वहां पर आप उसको लागू कर रहे हैं। ये एक टोटली सोतेला व्यवहार है, और ये 1 अगस्त का सुप्रीम कोर्ट का आदेश बिल्कुल गैर संवैधानिक है, और इसको किसी भी सूरत में माना नहीं जाएगा। इसके लिए आंदोलन होगा, सड़क का आंदोलन भी होगा, कोर्ट का आंदोलन भी, हर तरीके का आंदोलन होगा। एक चीज और मैं यहां थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूं, वो भी बड़ी दिक्कत, ये आया कब है? ये सारा का सारा जो जजमेंट है, ये रिजर्व कर लिया गया शायद जनवरी फरवरी में इसको रिजर्व कर लिया गया। आया कब है? अब इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद, इलेक्शन के रिजल्ट के 2 महीने बाद। और कब? इस इलेक्शन में संविधान को लेकर, संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए सबसे जबरदस्त तरीके से जो आवाज बुलंद की दलित समाज ने और वोट दिया, अपनी परंपरागत पार्टी को भी छोड़ के संविधान और आरक्षण बचाने के लिए वोट दिया। क्या ये वो तो नहीं है कि उसी समाज को काट के बांट के एक साइड में कर दो? कहीं ऐसी साजिश तो नहीं है? हो सकता है, इस पर भी विचार हम लोग करेंगे गहराई से। आखिर है क्या ये तमाशा?